हेलो दोस्तों, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक्स लेकर आया हूं। और आज का जो टॉपिक्स है राल्ट का नियम। तो देखना है अपने को राल्ट का नियम क्या होता है और इसी राल्ट के नियम की सहायता से विलय का अनुभार ज्ञात करना है अपने को। तो देखेंगे आज कि राल्ट का नियम क्या होता है। आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। ठीक है, तो राल्ट का नियम देखते हैं क्या होता है। किसी दिए हुए ताप पर किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो ध्यान देना, राल्ट का नियम क्या होता है। तो किसी दिए हुए ताप पर किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। मैंने पिछले वीडियो में जहां मोलरता, नॉर्मलता, फॉर्मलता के बारे में बताया हूं, वहां पे आपको जाके देख लेना कि विलयन क्या होता है। क्लियर है, मोल प्रभाज बता दिया हूं, विलायक बता दिया हूं। एक बार और रूबरू करवा देता हूं कि विलयन क्या होता है। ध्यान देना, विलयन जो होता है दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब वो दो पदार्थ कौन से हैं वो ध्यान देना। एक पदार्थ है आपका विलय पदार्थ और दूसरा पदार्थ है विलायक। दूसरा पदार्थ आपका विलायक है। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को, विलय पदार्थ और विलायक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी। ये दो पदार्थ हो गए, विलय पदार्थ और विलायक पदार्थ। इन दोनों पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब समांगी क्या होता है ध्यान देना, ऐसे पदार्थ जो एक दूसरे में पूर्णतः मिल जाए। जैसे शक्कर पानी में घुल जाता है और पानी शक्कर को घोल लेता है, यानी कि दोनों अवयव ने, दोनों पदार्थों ने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए। ऐसे पदार्थों को जब मिलकर कुछ नया पदार्थ बनाते हैं तो ऐसे पदार्थों को समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है मेरी बात इतनी। दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, विलय पदार्थ, विलायक पदार्थ। तो यहाँ पे विलायक के मोल प्रभाज बोल रहे हैं। तो विलायक यानी कि विलयन में जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक पदार्थ कहते हैं। जिस अवयव की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक पदार्थ कहते हैं और जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय पदार्थ कहते हैं। क्लियर है क्या। अब ध्यान देना, मोल प्रभाज को देख लेते हैं। यहाँ पे फटाफट ध्यान देना, मैंने पिछला वीडियो में बना दिया हूं मोल प्रभाज किसे कहते हैं, पर रूबरू करवा देता हूं अभी। मोल प्रभाज यानी कि किसका देखना है अपने को, विलायक का। विलायक का मोल प्रभाज, मैंने विलायक के मोल प्रभाज को X2 से दर्शाया था और विलायक के मोलों की संख्या को N2 से दर्शाया था। क्लियर है मेरी बात। किससे दर्शाया था, N2 से शो किया था। ठीक है ना। और ध्यान देना, यहाँ पर मैंने N1 प्लस N2, ये है आपके विलयन के मोलों की संख्या, यानी कि N1 यहाँ पे है विलय के मोलों की संख्या और N2 जो है वो विलायक के मोलों की संख्या है। क्लियर हो गई होगी बात। यानी कि N2 अपॉन N1 प्लस N2 ये आपका विलायक का मोल प्रभाज है। और किससे शो करे अपन इसको, X2 से शो करे हैं। किससे, X2 से। तो कैसा लिख सकते हैं, विलायक का मोल प्रभाज। किसका है ये, विलायक का मोल प्रभाज। विलायक के मोलों की संख्या और विलयन के मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। क्लियर हो गई होगी बात मेरी इतनी। ठीक है ना। तो चलो आगे ध्यान देना, अपन राल्ट का नियम देखते हैं। ये राल्ट का नियम ये लिख दिया हूं मैंने। और आज देखना है अपने को कि विलय का अनुभार सहित, ठीक है, एक और बनाया हूं वीडियो मैंने राल्ट के नियम को, वो उससे अच्छा शायद ये हो सकता है। ये इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सीखने के लिए। किसी दिए हुए ताप पर किसी आवासशील विलय युक्त विलयन का वाष्पदाब उसमें उपस्थित विलायक के मोल प्रभाज या इसी को मोल अंश कहते हैं के समानुपाती होता है।
क्लियर हो गई होगी बात मेरी। ध्यान देना, यहाँ पर मैंने दो कंटेनर लिया हूं, एक कंटेनर ये और एक कंटेनर ये, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिया विलायक, क्या लिया हूं, विलायक, और यहाँ पर लिया हूं मैंने विलयन, यानी कि जिसमें विलायक और विलय दोनों है। तो यहाँ पर मैं इसको गर्म करूंगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर उबलने लग जाएगा। कौन, विलायक, यानी कि जल उबलने लग जाएगा। क्लियर है इतनी बात मेरी। जबकि विलयन जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर नहीं उबलेगा, ठीक है ना। मैं सपोज दैट यहाँ पे विलयन के रूप में आपको शक्कर और पानी का विलयन ले लेता हूँ। शक्कर और पानी, जल का विलयन ले लिया मैंने, शक्कर और पानी का मिश्रण, यानी कि मैंने चाशनी या शरबत ले लेता हूँ, शरबत ले लिया। क्लियर है कितनी बात। ध्यान देना आगे, जब मैं इसको गर्म करूंगा तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नहीं उबलेगा। क्लियर है क्या, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा, क्योंकि इसमें एक शक्कर की मात्रा आ गई है, विलय की मात्रा आ गई है, ठीक है ना। तो ये विलय की मात्रा जो है वो विलायक के मॉलिक्यूल्स को, विलायक के अणुओं को, यानी कि पानी के अणुओं को शक्कर के अणु बाष्पित होने से अवरोध उत्पन्न करते हैं। क्या उत्पन्न करते हैं, अवरोध उत्पन्न करते हैं, रोकेंगे कि भाई साहब आप मत जाओ हमको छोड़कर, इतने दिन की दोस्ती है तो उसको निभाओ, ठीक है ना। तो ध्यान देना, ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर नहीं उबलेगा। क्यों नहीं उबलेगा, क्योंकि यहाँ पर दो अवयव है, एक विलायक और एक विलय। तो जो विलय यानी कि शक्कर के अणु जो है, यानी कि विलय के अणु जो है वो पानी के अणु को बाष्पित होने से रोकेंगे, चिपका कर रखेंगे। क्लियर है, यानी कि जिससे इसका वाष्पदाब गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, किसका, विलयन का, लेकिन क्वथनांक बढ़ गया, ठीक है ना। तो ध्यान देना, जितने ज्यादा विलय के अणु रहेंगे उस शरबत में, उस विलयन में जितने ज्यादा विलय के अणु रहेंगे उसकी सांद्रता उतनी ज्यादा रहेगी, उस विलयन की सांद्रता, यानी कि विलयन गाढ़ा हो जाएगा, जल्दी जम जाएगा, वाष्पदाब कम हो गया उसका। और वाष्पदाब में होने वाली कमी को क्या बोलते हैं, वाष्पदाब में अवनमन, वाष्पदाब में अवनमन, अवनमन यानी कि कमी हो रही है। क्लियर है कि मेरी बात इतनी, वाष्पदाब में कमी हो रही है, यानी कि जब कोई शुद्ध विलाय या जल में कोई आवासशील विलय पदार्थ, जैसे शक्कर ले सकते हैं, शहद ले सकते हैं आप, जो वाष्पित नहीं होते हैं उनको लेना है। किसी शुद्ध विलायक में आवासशील विलय पदार्थ मिलाने पर उसका वाष्पदाब में कमी हो जाती है। क्यों कमी हो रही है, क्योंकि विलायक के अणु को जो आपने मिलाए थे, विलय के अणु उसको वाष्पित होने में अवरोध उत्पन्न करते हैं, जिससे उसका वाष्पदाब गिर जाता है। क्लियर है ये पॉइंट, ठीक है ना। और अपन ने आवासशील विलय पदार्थ मिलाए थे उसमें, तो क्या उसकी सांद्रता बढ़ गई है, किसकी, विलयन की। तो विलयन की सांद्रता और वाष्पदाब में होने वाली कमी, यानी कि वाष्पदाब में अवनमन, ठीक है ना, वाष्पदाब में अवनमन और विलयन की सांद्रता के बीच जो नियम संबंध बताता है। क्लियर है क्या, क्या क्या, वाष्पदाब में अवनमन और विलयन की सांद्रता के बीच में जो संबंध बताता है, उसी संबंध को राउल्ट का नियम कहते हैं। दो शब्द याद रखना आप, क्या क्या, वाष्पदाब में अवनमन और विलयन की सांद्रता के बीच के संबंध जो नियम बताता है उसी को राउल्ट का नियम कहते हैं। शायद क्लियर हो गई होगी मेरी बात ये। तो यहाँ पे ध्यान देना, किसी दिए हुए ताप पर टेम्परेचर को एग्जैक्ट रखना है, आपको निश्चित रखना है। किसी दिए हुए ताप पर कोई आवासशील विलय पदार्थ है, क्या बोला मैंने, आवासशील विलय पदार्थ, जैसे शक्कर है, आवासशील विलय युक्त विलयन, यानी कि उसमें जो विलायक में क्या मिला होगा, आवासशील विलय पदार्थ, तो वो क्या बन गया आपका, विलयन बन गया। क्या बन गया, विलयन। तो उसका वाष्पदाब जो है उसमें उपस्थित विलायक के मोलस, यानी कि विलायक यानी पानी के मोल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। मैंने अभी मोल प्रभाज बता दिया हूं। तो मैंने मोल प्रभाज को किससे शो किया था, किससे, X2 से शो किया था।
यहाँ ध्यान देना कि ये PS समानुपाती X2, PS समानुपाती X2, यहाँ पर क्या PS क्या है, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, यानी कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए सॉल्यूशन ऑफ प्रेशर किसका, विलयन का वाष्प दाब है, और ये किसके समानुपाती हो रहा है, X2 के, किसके, X2 के, यानी कि X2 क्या है यहाँ पे, विलायक का मोल प्रभाज, किसका, विलायक का मोल प्रभाज, X2 इज इक्वल टू विलायक का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, ठीक है, यहीं से निकाल सकते हैं आप, विलयन का वाष्प दाब विलायक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है। ध्यान देना आगे, आपको पता है कि कहीं आप समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट रखते हो, ठीक है ना, तो मैं यहां पर रखा हूं एक कांस्टेंट PS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P0X2, ठीक है ना, क्या P0X2, यानी कि यहाँ पर जो P0 है, ये P0 जो है वो शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को दर्शाता है, शो करता है, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, क्या, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब P0। अब ध्यान देना, आप खुद क्या एनालाइज कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो कि यहाँ पे अपन ने शुद्ध विलायक लिए कोई कंटेनर में, ठीक है, और गर्म कर रहे हैं, इसके गर्म कर रहे हैं, तो इसको वाष्पित होने में कोई अवरोध नहीं करेगा, कोई इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालेगा पानी के ऊपर कि साहब आप रुक जाओ, आप वाष्पित मत हो, ये ससुरा क्यों रुकेगा, कोई साथ में हैच नहीं है तो क्या, ये तो होगा वाष्पित, होगा क्या नहीं। यदि विलयन रहता इसी केस में तो विलय के अनु बोलते कि भाई साहब आप मत जाओ यार, हमारे ही साथ रहो, ठीक है ना। तो ध्यान देना, यहाँ पे विलायक के ऊपर कोई वाष्प दाब नहीं लग रहा है, कोई प्रेशर नहीं डाल रहा है अलग से, तो P0 यानी कि इसको आप P0 भी कह सकते हो, P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। शायद इतनी बात क्लियर हो गई होगी मेरी, तो अपन आगे लिख सकते हैं, और आपको पता है कि X2 इज इक्वल टू क्या, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है करके, X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 होता है, क्लियर है ना, यहाँ दिखता नहीं होगा शायद आपको, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है ना, X2 इज इक्वल टू क्या होता है, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आपका क्या है, विलायक का मोल प्रभाज है, X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये शुद्ध विलायक का मोल प्रभाज है। तो आगे इसी को अपन यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं, ठीक है ना, X2 के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर ठीक है, ध्यान देना, तो X2 के मान को रख देते, क्या है X2 का मान, N2 अपॉन N1 प्लस N2, तो ध्यान देना आगे क्या हो जाएगा, PS इज इक्वल टू P0 इंटू क्या हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2, ये आपका क्या हो गया है, ये समीकरण नंबर 1 में अपन ने ये X2 के मान को रख दिए, तो ये समीकरण प्राप्त हुआ आपको, क्लियर है मेरी बात इतनी, ठीक है ना, क्या ये समीकरण प्राप्त हुआ आपको, क्लियर है, ठीक है बेटा, आगे ध्यान देना, ठीक है ना, क्या होता है आगे, इसी समीकरण को अपन थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, ठीक है, X2 के मान को मैं यहां से हटा के और कहीं लिख देता हूं, ठीक है ना, यहां पे लिख देता हूं बेटा इसको, X2 के वैल्यू को, X2 इज इक्वल टू N2 अपॉन N1 प्लस N2 करके, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। आगे ध्यान देना, इसी इक्वेशन को मैं यहां पे ला ले रहा हूं, PS इज इक्वल टू P0 इंटू N2 अपॉन N1 प्लस N2, यहां तक क्लियर है आपको, ठीक है ना। तो मैं ध्यान देना, इसको अपॉन में ला लेता हूं, इसको ये क्रॉस मल्टीपल में नीचे चला जाएगा,
तो क्या हो जाएगा पी एस अपॉन पी नॉट, क्या पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 अपॉन N1 प्लस N2। ठीक है ना, ये इक्वेशन क्या है 2, इक्वेशन 2 प्राप्त हो गया। बहुत इजी है यार केमिस्ट्री, ठीक है ना। आगे ध्यान देना बेटा, क्या कि समीकरण 2 के दोनों पक्षों से, समीकरण 2 के दोनों पक्षों को एक में से घटाने पर, एक में एक से घटाना है आपको, एक में से, ठीक है ना। एक पक्ष ये है आपका पी एस अपॉन पी नॉट और दूसरा पक्ष है N2 अपॉन N1 प्लस N2, ठीक है ना, एक में से घटाने पर, ठीक है ना। ध्यान देना बहुत इजी है, क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस पी नॉट पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N2 अपॉन 1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2। क्लियर है कितनी बात, ठीक है ना। अब ये इसका इधर मल्टीपल कर लेते हैं 1 के साथ में, पी नॉट का 1 के साथ मल्टीपल करेंगे तो क्या प्राप्त होगा आपको, ठीक है ना, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। क्लियर है इतनी बात मेरी, क्या पी एस पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N2 प्लस N1 प्लस N2 माइनस N2। देखो ये 1 के साथ मल्टीपल करे, N1 प्लस N2 का इधर 1 के साथ करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बेटा आपको N1 प्लस N2 माइनस N2 और नीचे क्या आपका N1 प्लस N2। क्लियर है इतनी बात मेरी, तो ये क्या आपका N2 से N2 क्लियर हो जाएगा, प्लस का N2 है और माइनस का N2 है, तो बचा क्या आपका, यहाँ पे लिख देता हूं, उधर दिखता नहीं होगा आपको, तो यहाँ पे बचा है बेटा आपका ये राउल्ट का नियम ही है, ठीक है ना, पी नॉट माइनस पी एस, ठीक है, क्या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू क्या बचा है यहाँ पे आपका N1 अपॉन N1 प्लस N2। ये राउल्ट का नियम है, ठीक है ना, क्या पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, यही राउल्ट का नियम है आपका। क्लियर है, राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम। इसका जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे अपन कि विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं, वो ध्यान देना, ठीक है। चलो आगे ध्यान देना, विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। राउल्ट के नियम की सहायता से विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करते हैं वो ध्यान देना। राउल्ट का नियम क्या है आपका, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू N1 अपॉन N1 प्लस N2, ये राउल्ट का नियम है, राउल्ट का नियम, ठीक है ना। यहां पे हेडिंग रहेगी विलय का अनुभार ज्ञात करना, अनुभार ज्ञात करना, ठीक है ना। राउल्ट के नियम से बेटा, राउल्ट के नियम, राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से विलय का अनुभार ज्ञात करना, ठीक है ना, क्या राउल्ट के नियम की सहायता से, राउल्ट के नियम से विलय का अनुभार ज्ञात करना। बहुत इजी है, ध्यान देना, छोटा सा है, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा शायद। ध्यान देना, W1 ग्राम विलय की यानी कि शक्कर को W1 ग्राम विलय को W2 ग्राम विलायक में घोलते हैं, तो W2 ग्राम विलायक में घोलने पर घोलने पर क्या
अपन ने W1 ग्राम यानी कि शक्कर की मात्रा मैंने क्या लिया हूं 1 kg लिया हूं, और उसी को W2 ग्राम यानी कि जो आपके 1 लीटर या 2 लीटर या 200 ग्राम या 2 लीटर पानी में यानी कि विलायक में घोल रहा हूं मैं, घोलने पर विलय की विलय का अनुभार M1 हो जाएगा, यानी कि W1 का जो विलय है उसका अनुभार क्या M1, और विलायक का अनुभार क्या हो जाएगा, विलायक का अनुभार M2। ठीक है ना। W1 ग्राम विलय को W2 ग्राम विलायक में घोलने पर विलय का अनुभार M1 और विलायक का अनुभार क्या हो जाएगा M2 हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्या निकालना है, इनकी मोल संख्या निकालना है। यदि मोल संख्या निकल गई आपसे तो वेरी इजी ये क्रैक हो जाएगा। ठीक है ना। और JEE और नीट में यहीं से क्वेश्चन बनते हैं आपको यहां से। ठीक है ना, इस रूल से बनते हैं क्वेश्चन। तो ध्यान देना, मैं विलय के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं, किसकी, यहाँ पर विलय के मोलों की संख्या निकाल रहा हूं मैं, विलय के मोलों की संख्या। ठीक है, तो मैंने विलय के मोलों की संख्या को N1 से दर्शाया हूं, किससे दर्शाया हूं, N1 से। ठीक है ना। और मोल संख्या कैसे निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, मात्रा क्वांटिटी अपॉन मोलर मास, क्या करते हैं, क्वांटिटी अपॉन मोलर मास करते हैं, यानी कि उसकी मात्रा बटा परमाणु भार। विलय के मोलों की संख्या, इसकी क्वांटिटी कितनी दी है, W1 दी है। ठीक है ना। और क्या उसका मोलर मास कितना है, M1 आया है। क्लियर है कितनी बात, किसकी, जो विलय के मोलों की संख्या N1 इज इक्वल टू क्या आपका W1 अपॉन M1। ये किसकी आ गई, आपकी विलय की आ गई है। और ऐसे विलायक की भी देख लेते हैं, किसकी, विलायक के मोलों की संख्या। ठीक है ना। N2 अपॉन क्या हो जाएगा, ध्यान देना यहां पे लिख देता हूं, दिखेगा नहीं तो। ठीक है ना। क्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, N2 है। N2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान देना बेटा, W2 अपॉन M2। क्लियर है कितनी बात, क्या हो गया W2 अपॉन M2। और ये N1, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं अपन, कितना, समीकरण नंबर 1। तो समीकरण नंबर 1 में N1 व N2 के मान रखने पर क्या होगा, आगे ध्यान देना, क्या प्राप्त होगा, P0, देखो ये P0 माइनस PS अपॉन P0, यहां तक क्लियर है क्या, इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, N1 की वैल्यू आपको पता है क्या है, N1 इज इक्वल टू W अपॉन M1। W क्या है, विलय के मोलों की संख्या, और M1 क्या है, विलय का मोलर मास, अनुभार। तो यहां पे रख देता हूं मैं W1 अपॉन M1। क्लियर है क्या बात मेरी इतनी, ठीक है ना। और अपॉन क्या है यहाँ पे N1 प्लस N2, यानी कि N1 की वैल्यू फिर रख देता हूं मैं क्या, W1 अपॉन M1 प्लस, और N2 की वैल्यू क्या है आपके W2 अपॉन M2। क्लियर है कि बात इतनी मेरी, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर किस विलयन की बात कर रहा हूँ, तनु विलयन की बात कर रहा हूँ। किस विलयन की बात कर रहा हूँ, तनु विलयन की। ठीक है ना। और तनु विलयन क्या होगा, जिनमें विलयन की केस में बस बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, विलयन है तो उसमें विलय भी होगा यार, और क्या होगा, विलायक भी होगा। ठीक है ना। तो तनु विलयन की केस में आपका विलय की मात्रा बहुत कम है, जैसे विलायक
1000 लीटर होगा और उसमें विलय पदार्थ शक्कर में 10 किलो घोल देता हूँ, शक्कर 10 किलो और विलायक जो है पानी 1000 लीटर कर लिया, तो 10 किलो शक्कर वो 1000 लीटर में बहुत कम है ना, ठीक है ना। तो ध्यान देना, उसको छोड़ देते अपन, किसको, इसको W1/M1 को छोड़ देंगे, किसके लिए, तनु विलयन के लिए। किसके लिए छोड़ दे रहे हैं, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए छोड़ देते हैं इसको अपन, किसको, ये W1/M1 को। तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना आपको, P0 माइनस PS/P0, यहां तक क्लियर है क्या, इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, ध्यान देना, W1/M1, क्लियर है इतनी बात, ठीक है ना, क्या W1/M1, ठीक है ना, इनटू ये देखो, इसको तो नेगलेक्ट कर दिए, किसके लिए करे नेगलेक्ट अपन ने, तनु विलयन के लिए। यार तनु विलयन है तो उसमें विलय की मात्रा, शक्कर की मात्रा बहुत कम है ना, पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है, ठीक है, इनटू ये ध्यान देना, ये तो छोड़ दिए, अब ये ऊपर चला जाएगा ना, M1 इसके साथ मल्टीपल में हो जाएगा, सॉरी M2, तो M2 अपॉन क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, W1/M1 इंटू M2/W2। तो ये तनु विलयन के लिए हो गया आपका, किसके लिए हो गया, ये तनु विलयन के लिए है और ये आदर्श विलयन के लिए है, किस विलयन के लिए है, आदर्श विलयन के लिए। यहां से आपके JEE और नीट में क्वेश्चन आते हैं, ये वाला जो इक्वेशन से आदर्श विलयन के लिए सॉल्व होगा और ये वाले इक्वेशन से तनु विलयन के लिए सॉल्व होगा। क्लियर है मेरी बात इतनी। यहाँ के जब भी आगे वीडियो बनाऊंगा न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा, ठीक है ना, क्या न्यूमेरिकल्स लेकर आऊंगा इनके में, ठीक है। यहाँ W1 क्या है आपके, विलय की अणुओं की संख्या और M1 क्या है, आपके विलय का मोलर मास, ठीक है ना, यानी कि विलय का अनुभाग। यहाँ पे W2 क्या है आपका, विलायक के मोलों की संख्या और M2 क्या है, विलायक का मोलर मास, ठीक है ना। P0 आपका विलायक का वासुदाब है, PS क्या आपका विलयन का वासुदाब और P0 क्या है, विलायक का मोलर्स या विलायक का वासुदाब, ठीक है ना, क्या विलायक का वासुदाब। तो शायद आपको ये समझ में आया होगा, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना, और कमेंट करके बताना, ठीक है। थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ है आज के वीडियो में, ठीक है, पर समझने की कोशिश करना, क्लियर हो जाएगा आपको। यदि क्लियर नहीं होता है तो आप कमेंट करना, ठीक है ना। और यार मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना, ठीक है ना।